नमस्कार। चलिए आज सरकार की जो ये बड़ी और उलझी हुई मशीनरी है ना, उसे बिल्कुल आसान हिस्सों में तोड़कर समझते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हम बिल्डिंग ब्लॉक से कुछ बनाते हैं। हम ये जानेंगे कि कोई भी देश बिल्कुल जमीनी स्तर से काम कैसे करता है। तो शुरुआत करते हैं इस सबसे बड़े सवाल से। आखिर वो कौन सी ऐसी चीज है, वो कौन सा ऐसा गोंद है जो करोड़ों लोगों को एक साथ एक राष्ट्र के तौर पर बांध कर रखता है? यही सवाल हमारी आज की पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट होने वाला है। और इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे बिल्कुल नींव से, यानी नागरिक और राज्य क्या होते हैं। फिर हम देखेंगे कि सरकार के अलग अलग डिजाइन या कहें कि ब्लूप्रिंट क्या हो सकते हैं। इसके बाद हम पावर के 3 जरूरी पिलर्स को समझेंगे और आखिर में इन सारे टुकड़ों को भारत के उदाहरण के साथ जोड़कर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी देश की इमारत का जो सबसे पहला और सबसे जरूरी ब्लॉक होता है, वो है उसका नागरिक, यानी एक अकेला इंसान। तो एक नागरिक होता कौन है? देखिए, ये सिर्फ किसी देश में रहने वाला कोई इंसान नहीं है। एक नागरिक वो है जिसके पास कुछ अधिकार हैं, तो साथ ही कुछ जिम्मेदारियां और कुछ कर्तव्य भी हैं। ये एक तरह से एक पॉलिटिकल कम्युनिटी की मेंबरशिप है, जिसे पाया भी जा सकता है और कुछ मामलों में खोया भी जा सकता है। अच्छा, जब ये सारे नागरिक एक साथ आते हैं तो वे राज्य नाम का एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं। अब किसी भी चीज को राज्य कहलाने के लिए 4 चीजें जरूरी हैं। पहली, एक तय जनसंख्या। दूसरी, एक तय इलाका या टेरिटरी। तीसरी, उस पर राज करने के लिए एक सरकार। और चौथी, जो सबसे जरूरी है, वो है संप्रभुता, मतलब अपने फैसले खुद लेने की सबसे बड़ी ताकत। पर सवाल ये है कि एक राज्य का काम क्या है, उसे करना क्या चाहिए? इस पर आप जानते हैं अलग अलग सोच है। लिबरल थ्योरी कहती है कि राज्य का मुख्य काम है लोगों के व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करना। सोशलिस्ट थ्योरी कहती है नहीं, सबका भला और बराबरी सुनिश्चित करना जरूरी है। और वेलफेयर स्टेट का आइडिया यह है कि राज्य को एक सोशल सेफ्टी नेट देना चाहिए ताकि कोई पीछे ना छूटे। चलिए अब हमारे बिल्डिंग के अगले लेवल पर चलते हैं। अगर नागरिक और राज्य नींव हैं, तो सरकार वो डिजाइन है, वो नक्शा है जिसके हिसाब से पूरा देश चलता है। अब जरा इस एनालॉजी को देखिए, ये बहुत सही है। सोचिए कि राज्य एक कंप्यूटर का हार्डवेयर है, मतलब लोहा लक्कड़ जो दिखता है, और सरकार उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो सॉफ्टवेयर जो उस हार्डवेयर को जान देता है और बताता है कि उसे करना क्या है। अब सरकारों के जो ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, वो मोटे तौर पर 2 तरह के होते हैं। एक है फेडरल सिस्टम, जिसमें पावर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच बटी होती है। अक्सर बड़े और डाइवर्सिटी वाले देश इसे अपनाते हैं। दूसरी तरफ है यूनिटरी सिस्टम, जहां ज्यादातर पावर एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती है। एक और बड़ा फर्क ये है कि कानून बनाने वालों और उन्हें लागू करने वालों में रिश्ता कैसा है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो एग्जीक्यूटिव है, मतलब प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट, वो लेजिस्लेचर यानी संसद का हिस्सा होते हैं। वहीं प्रेसिडेंशियल सिस्टम में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों बिल्कुल अलग अलग होते हैं। तो अब जब ब्लूप्रिंट तैयार है, तो चलिए सरकार के इंजन रूम के अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि असल में काम होता कैसे है। किसी भी मॉडर्न डेमोक्रेटिक सरकार के 3 मेन पिलर्स या अंग होते हैं। पहली है लेजिस्लेचर, जिसका काम है कानून बनाना, जैसे हमारी संसद। दूसरी है एग्जीक्यूटिव, जो उन कानूनों को जमीन पर लागू करती है। इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जैसे लोग आते हैं। और तीसरी है जुडिशरी, जिसका काम है कानूनों का सही मतलब निकालना और इंसाफ करना। अब सवाल यह है कि इन तीनों शाखाओं को अलग अलग क्यों रखा गया है। इसकी वजह है एक बहुत ही शानदार सिस्टम बनाना, जिसे कहते हैं चेक्स एंड बैलेंसेस। मतलब हर ब्रांच दूसरी पर नजर रखती है। इससे यह पक्का होता है कि कोई भी एक हिस्सा जरूरत से ज्यादा ताकतवर ना बन जाए और अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना कर सके। तो अब तक हमने सारी थ्योरी वाले ब्लॉक्स तो देख लिए। अब चलिए इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं कि ये असल दुनिया में काम कैसे करते हैं। और इसके लिए भारत के डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर से बेहतर उदाहरण क्या हो सकता है। भारत की जो व्यवस्था है, वो असल में उन सभी कॉन्सेप्ट्स का एक बहुत ही बढ़िया मिक्सचर है जिनकी हमने अभी बात की। हमारे यहाँ एक फेडरल सिस्टम है जो भारत जैसे विशाल और विविध देश के लिए जरूरी है। ये एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। हमारे पास एक लिखा हुआ संविधान है और सबसे जरूरी बात, ये नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार और कर्तव्य भी देता है। भारत में एग्जीक्यूटिव के 2 बड़े चेहरे हैं। राष्ट्रपति, जो हेड ऑफ स्टेट हैं, जिनकी भूमिका काफ़ी हद तक सेरेमोनियल या औपचारिक होती हैं। वहीं जो असली एग्जीक्यूटिव पावर है, वो प्रधानमंत्री के पास होती है, जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं।
दिलचस्प बात यह है कि राष्ट्रपति को सीधे लोग नहीं चुनते, उन्हें संसद और राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए मेंबर्स वोट देकर चुनते हैं। और ये वोटिंग एक खास सिस्टम से होती है जिसे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। इससे ये पक्का किया जाता है कि छोटे राज्यों के वोटों की भी वैल्यू हो, और इसी प्रोसेस से भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं। हमारी जो संसद है उसके दो घर हैं। एक है लोकसभा यानी लोगों का सदन, जिसके मेंबर्स को हम और आप मतलब सीधे जनता चुनती है, और दूसरा है राज्यसभा, राज्यों की परिषद, जिसके मेंबर्स को राज्यों की विधानसभाएं चुनती हैं। ये हमारे फेडरल स्ट्रक्चर का एक बेहतरीन उदाहरण है। इंडियन डेमोक्रेसी की एक और बहुत ही खास बात है पावर का डिसेंट्रलाइजेशन। 73rd और 74th संविधान संशोधनों ने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी पंचायती राज को ताकत दी, जिससे लोकतंत्र सिर्फ राजधानियों तक सीमित न रहकर गांव-गांव तक पहुंचा। आखिर में इन सारे सिस्टम, कानून और स्ट्रक्चर का मकसद क्या है? जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था, किसी भी समाज की असली पहचान इस बात से होती है कि वो अपने सबसे कमजोर लोगों के साथ कैसा बर्ताव करता है। यही इन सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स का असली लक्ष्य है। तो घूम फिरकर हम वापस वहीं आ गए हैं जहां से हमने शुरू किया था। अगर एक देश इन सारे ब्लॉक्स से बनी एक इमारत है, नागरिक, राज्य, सरकार, तो फिर सोचने वाली बात यह है कि इस इमारत को बनाने वाले सबसे जरूरी मिस्त्री कौन हैं? शायद इसका जवाब हम सबके आसपास ही है।